स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एसपीसी जीसीए। आज हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का क्या महत्व है उस पर चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ कैबिनेट इन ब्रिटिश गवर्नेंस सिस्टम। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। जैसा कि हम जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, किंतु वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं बल्कि वास्तविक प्रधान करता है। ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और कैबिनेट वास्तविक प्रधान। बेजॉट के शब्दों में अगर हम देखें तो कैबिनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता है। डाइसी के अनुसार यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक शक्ति कैबिनेट में निहित है। लॉवेल ने तो कैबिनेट को राजनीतिक मेहराब की आधारशिला कहा है। रैमजे म्यूर के अनुसार कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक है। तो कैबिनेट क्या होती है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल का क्या अभिप्राय है, हम इस पर बात करेंगे। मंत्रिमंडल कैबिनेट, इसका आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। अर्थात हम ये जानते हैं कि लोक सदन में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री सिद्धांतः संसद सदस्यों और व्यवहार में सामान्यतः अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। अर्थात प्रधानमंत्री जो होता है वो ही मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव करता है। अगर हम ब्रिटेन की मंत्रिमंडल व्यवस्था की विशेषता देखें तो पहली विशेषता है सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता, कि सम्राट जो है वो वास्तविक कार्यपालिका से अलग होता है। दूसरा, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तीसरा, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, अर्थात मंत्रिमंडल किसी भी कार्य के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यहाँ वो सिद्धांत काम करता है कि सब साथ तैरते हैं और सब साथ डूबते हैं। चौथा, मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मंत्री अपने कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। पांचवा, गोपनीयता, अर्थात मंत्रिमंडल अपने कार्य के लिए गोपनीय होता है। छठा, राजनीतिक सजातीयता, कि राजनीतिक रूप से ये सजातीय होते हैं। सातवां, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, की मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। इस तरह से प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। लोग सामान्यतः मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होता है और मंत्रिपरिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसमें दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। प्रोफेसर ऑक के अनुसार मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं और लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि लोक सदन में उसको बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। अर्थात मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य जो होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं और वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उसे लोक सदन में बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन मंत्रिमंडल, जैसा कि रैमजे म्यूर कहते हैं, मंत्रिपरिषद का हृदय, जैसे अपनी बॉडी का हार्ट होता है वैसे मंत्रिपरिषद का हार्ट मंत्रिमंडल होता है। ये शासन का परिचालक यंत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं, साथ ही कुछ प्राचीन और प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी होते हैं। अर्थात मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। पहला है
आकार संबंधी अंतर, डिफरेंस इन फॉर्म। अगर हम आकार में देखें तो मंत्रिपरिषद का आकार वृत्त होता है, मंत्रिमंडल का छोटा। मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 70 से लेकर 90 तक सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 18 से 22 के बीच होती है, जो कि छोटी होती है। अब पद संबंधी अंतर, डिफरेंस इन ऑफिस। दोनों का अगर हम महत्वपूर्ण अंतर देखें तो पद संबंधी होता है। समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है और इसमें कई श्रेणियों के सदस्य होते हैं। अब मंत्रिमंडल में जो होते हैं उसमें कई श्रेणियों के मंत्री होते हैं। पहला, मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हैं। इनमें से कुछ किन्हीं विभागों के अध्यक्ष होते हैं और कुछ बिना विभाग के मंत्री होते हैं। ठीक है। तीसरा, सेकंड जो है वो मंत्रिमंडलीय स्तर के वे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल के स्थायी सदस्य नहीं होते, वरन मंत्रिमंडल की केवल उन बैठकों में शामिल होते हैं जिनमें उनके विभाग से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया जाना हो, जैसे राज्य मंत्री, संसदीय उपसचिव, जूनियर लॉर्ड और संसदीय निचले सचिव। इस तरह से मैं ये कहूँगी कि मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का छोटा, और मंत्रिमंडल में वे सभी सदस्य होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं, प्लस जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं, प्लस इनमें वो भी सदस्य हिस्सा लेते हैं जब उनके विभागों पर चर्चा होती है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर होता है वेतन संबंधी अंतर। विभिन्न स्तरों के मंत्रियों के वेतन में भी अंतर होता है। जो मंत्री होते हैं उनको कार्य के अनुसार अलग अलग वेतन मिलता है। चौथा, कार्य और शक्ति संबंधी अंतर, डिफरेंस इन फंक्शन एंड पावर। मंत्रिमंडल के सदस्य और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में सबसे अधिक अंतर, अगर हम महत्वपूर्ण अंतर देखें तो कार्य और शक्ति से संबंधित होते हैं। इस दृष्टि से मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य कम महत्वपूर्ण होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातों के संबंध में जो नीति का निर्धारण होता है वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा होता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नहीं होता। उपरोक्त भेदों के बावजूद भी दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो उस त्यागपत्र को न केवल मंत्रिमंडल का वरन संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है, और लोक सदन अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो भी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल जो है वो छोटी संस्था है और जो अधिक शक्तिशाली है। पहले मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व सम्राट करता था, लेकिन बाद में सम्राट ने मंत्रिमंडल की बैठकों में हिस्सा लेना बंद कर दिया था। अब मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व प्रधानमंत्री करता है। जब संसद का अधिवेशन हो रहा है तब मंत्रिमंडल की सप्ताह में 2 बार बैठकें होती हैं, और जब नहीं होता है तो सप्ताह में 1 बार बैठक होती है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कभी भी जब ज़रूरत हो आवश्यकता अनुसार मंत्रिमंडल की बैठकें बुला सकता है। संसदीय कार्यक्रम होते हैं, कभी परराष्ट्र नीति संचालन करनी होती है, या प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तावित अन्य विषयों में भी इन बैठकों में विचार होता है। और अपने कार्य के सुचारू संचालन के लिए मंत्रिमंडल के द्वारा भी अनेक स्थायी और अस्थायी समितियों का निर्माण किया जाता है। इनमें से कुछ समितियाँ इस तरह से होती हैं जैसे कि विधान समिति, प्रतिरक्षा समिति, लॉर्ड प्रेसिडेंट की समिति, आर्थिक निर्माण समिति, और मंत्रिमंडल की सहायता के लिए एक और वास्तविक प्रशासन के संचालन के लिए मंत्रिमंडलीय सचिवालय भी होता है। इस तरह से हम देखें तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है। मंत्रिमंडल छोटी संस्था होती है जो कि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से इन सदस्यों को नियुक्त करता है। तो नेक्स्ट क्लास में